औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आज हमने करना है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैंने ये कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं। वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। आप लोग अपने पास कोई रजिस्टर या जो है वो बाल पेन जो है वो रख लीजिए, और जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, क्योंकि मैंने डिटेल में यहाँ नहीं लिखा, जस्ट मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। आप लोग साथ साथ राइट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है। हमने डिस्कस करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें 1949 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, 1956 का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 का सेकंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड थर्ड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, जिनको हम जो है वो वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोसीजर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। तो इसमें बच्चे जो है वो पहले नंबर पर क्या था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई इसमें 1946 के अंदर, जिसके 60 मेंबर थे। बाद में 10 और इसमें ऐड किए गए 1949 के अंदर, और ये 70 हो गए। अब ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी बच्चे, इसका क्या काम था? इसका काम ये था कि इसने एक ड्राफ्ट तैयार करना है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1935 का एक्ट दिया था, और 1947 में जब जो है वो 3 जून प्लान आया था और अवार्ड हुए थे, और बाउंड्री जो थी वो मार्क हो गई थी, पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया। तो उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा कि जब तक आपका, यानी हिंदुओं का अपना एंड मुस्लिम्स का अपना, इंडिया का अपना एंड पाकिस्तान का अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, तब तक वो किसको फॉलो कर सकते हैं, यानी अपनी गवर्नमेंट वो रन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1935, यानी 1935 का एक्ट, ठीक है। अब क्या था, जो इंडिया था वो अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, और पाकिस्तान जो था वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। और इसी सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, कि जिसको टास्क दिया गया कि उसने एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जो है वो कंट्री की जो है ज्योग्राफी के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से, रिलीजन, स्ट्रक्चर, वैल्यूज, सारा अपना सेटअप जो है वो उसके हिसाब से उसने क्लॉज तैयार करना है। अब क्या था बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे। ये इससे पहले कि आप वो देखें कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या दिया, हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे। डिफरेंट में दो मेन स्कूल ऑफ थॉट थे, एक कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट था और दूसरा मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट था। अब बेटा जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट था उसको रन कर रहा था अबू अल मदूदी, ठीक है। ये क्या कहता था, ये कहता था कि जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट की जाए जो सिमिलर हो टू द पीरियड ऑफ इस्लाम, यानी जो कैलिफेट पीरियड था उस पीरियड के हिसाब से, यानी जो क्लॉज सेट किए जाएं, जो आर्टिकल्स लिखे जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जाए, वो अकॉर्डिंग टू द जो है वो पीरियड ऑफ इस्लाम के हिसाब से हो, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड हो उसमें, जो है जो बेसिक शरिया के जो लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, और कोई भी ऐसा लॉ ना हो जो शरीयत, जो शरिया है इस्लाम की, उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की जो लिमिट हो वो इस हिसाब से हो जिस तरह से शरीयत जो है उसने जो है डिफाइन कर दी है। दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट था। अब बेटा मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट क्या करता था, वो ये कहता था कि रिलीजियस पॉलिटिक्स डाइकोटमी होनी चाहिए, यानी रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो शामिल नहीं करना चाहिए। रिलीजन अपना सेपरेट सेगमेंट रहना चाहिए, और पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंटली रिलीजन से हट कर जो है वो काम करना चाहिए। पाकिस्तान आइडियोलॉजी के पर बेस पर आया है। पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में जो है वो नहीं आना चाहिए। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है वो डाइकोटमी होनी चाहिए, और एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ इसी टसल में, क्या हुआ कि एक जो है सब कमेटी बनाएगी 1948 में, यानी जो 1946 की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसी ने ही, उसी की राय से एक सब कमेटी बनाई गई, जिसको बच्चे ये टास्क दिया गया कि आप जो हो वो ड्राफ्ट तैयार करो टू प्रिपेयर आउटलाइंस ऑफ प्रपोज्ड, जो कि ये प्रपोज कर सके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। अब यहाँ पर भी लिबरल्स जो थे और कंजर्वेटिव थे वही इनके मेंबर्स थे, लेकिन क्या था कि यहाँ पर भी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो सेकुलर होना चाहिए या इस्लामिक होना चाहिए, उसी के ऊपर बच्चे क्या था
जो है वो क्लैश था। ठीक है, फिर अनदर इसी दौरान अनदर सब कमेटी भी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने यानी इस कमेटी के बाद 1948 की जो कमेटी थी, इस कमेटी के बाद एक अनदर सब कमेटी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसने क्या किया, उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट की। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कर रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेटा आई थी, अभी हम थोड़ी ही देर बाद जो है वो यहीं पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्लॉज भी आपको शो कर देती हूँ, आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है। अब क्या था कि जो मॉडर्निस्ट थे वो एग्री नहीं थे जो जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सब कमेटी ने ड्राफ्ट दिया था, लेकिन अब वो एग्री क्यों नहीं थे, उसकी क्या वजह थी, वो क्या चाहते थे, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चे यहाँ पर हम देख लें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी बेटा, वो जो थी वो क्या थी। ठीक है, तो ये है बेटा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्लॉजेस थे, फर्स्ट वन सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की सॉवरेनिटी होगी। सेकंड क्या था, लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द शरिया, यानी गवर्नमेंट उस लिमिट के अंदर रहकर काम करेगी जो शरीयत कहती है। प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाए गए, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, टॉलरेंस शैल बी ऑब्जर्व बाय द इस्लाम, यानी ये डेमोक्रेसी जो होगी या इक्वालिटी होगी, टॉलरेंस जो होगी बच्चे, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगी। फोर्थली क्या कहा गया था, ऑब्जर्वेंस ऑफ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल लाइफ अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, यानी इनफरादी और इज्तमाही जो जिंदगी है वो कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके के हिसाब से ऑब्जर्व की जाएगी। उसके बाद है कुछ प्रोविजंस डाली जाएंगी जो कि माइनॉरिटी को सेफ करेंगी, उनको प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि क्रिश्चियंस भी आए थे, कुछ हिंदू थे जो कि छोड़कर नहीं गए थे। जो है वो पाकिस्तान का जो पोर्शन जब मार्केशन हुई थी तो उस वक्त फिर ये ऐड किया गया था कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस जो है स्टेट की, उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है। 7 नंबर पर बच्चे क्या था कि जो लैंड के ऊपर, यानी एक कंट्री इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जब एक कंट्री है वर्ल्ड मैप पर अपेयर होती है तो उसके ऊपर जो आसमान होता है, जो ज़मीन होती है और उससे लिंक जो सी होता है, वो उसका राइट होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड लास्टली क्या था कि जो टेरिटरीज, नई टेरिटरीज या पहले वाली जो टेरिटरीज हैं जो इंक्लूड की जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, कंट्री के अंदर, वो ऑटोनोमस एंड ऑथोराइज्ड होंगी। ये जो थी ये बच्चे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। ठीक है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया। अब क्रिटिसिज्म क्या आया बच्चे, क्रिटिसिज्म ये आया कि ये सबसे ज्यादा जो अपोज की गई थी हिंदू लीडर्स की तरफ से अपोज की गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं डाला गया था एक्सेप्ट माइनॉरिटी को लेकर कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमारे सेंटिमेंट जो है वो कोई प्रोटेक्ट नहीं हुए। तो सबसे ज्यादा जो अपोज किया गया था उस वक्त के जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने किया था। फिर जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट था जो मैंने आपको बताया था, जिसको लीड कर रहे थे अबू अल मदूदी, जो ये कहते थे कि टोटली जो सॉवरेनिटी ऑफ गॉड होनी चाहिए, अंडरस्टूड है, ये उनके हिसाब से थी। तो फिर इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया था। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या आया कि जो तनकीद करने वाले थे उन्होंने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उन्होंने जो वर्ड शरिया है उसको ओमिट कर दिया है, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। और लास्टली क्या क्रिटिसिज्म था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इट इज़ नॉट फॉर्मली डिस्क्राइब्ड पाकिस्तान एज ए इस्लामिक स्टेट। ठीक है, कि उन्होंने टोटल वो एक निज़ाम बताया है कि इसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एज ए इस्लामिक स्टेट है ये उसने नहीं बताया। ठीक है, तो ये थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब बेटा हम लोग जाते हैं वापस अपने लास्ट डॉक्यूमेंट पे। ओके बच्चे, अब ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब क्या था, अब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ, एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो बच्चे वो बनाई गई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। अब बेसिक जो प्रिंसिपल कमेटी थी उसको क्या टास्क दिया गया था, उसको बेटा टास्क दिया गया था कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार करना है जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, अब जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी, जो बेसिक प्रिंसिपल वो थी, उसका क्या था वो कि वो जो इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके हिसाब से ड्राफ्ट तैयार करेगी। अब उसके अंडर जो था वो बच्चे बहुत सारी और कमेटीज़ बनाई गई थी, बहुत ज़्यादा सारी जो थी वो और कमेटीज़ बनाई गई थी जिनका काम जो था वो काम करना था, लाइक जैसे
एक फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उस पर वर्क करेगी। कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसको लेकर चलेगी। कुछ जो है वो जुडिशरी के जो मैटर्स हैं उनको देखेगी। कुछ जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, उनको देखेगी। कुछ जो है वो बच्चे जो है वो फ्रेंचाइजीज, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंचाइजीज हैं उनको फ्रेम करेगी। तो इस तरह से बहुत सारी और बेसिक कमेटी के अंदर सब कमेटीज जो थी वो जो है वो बनाई गई थी। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने 2 ड्राफ्ट दिए। अब जो फर्स्ट बेटा उसने ड्राफ्ट दिया, एक वो दिया 28 सितंबर 1950 में, और जो सेकंड ड्राफ्ट दिया वो दिया दिसंबर 22 1952 में। लेकिन मैं आपको पहले ये बताती चलूँ कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो क्या ड्राफ्ट था, जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने बेटा दिया वो क्या ड्राफ्ट था। पहले जो था बच्चे फर्स्ट ड्राफ्ट में जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी उसने क्या किया, उसने 2 हाउस सजेस्ट किए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। क्या किया, 2 हाउस सजेस्ट किए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब जो अपर हाउस था, ठीक है, अपर हाउस जो आजकल हमारा सेनेट है, ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी प्रोविंसेस हैं, जो भी विंग है, चूंकि ये ईस्ट और वेस्ट विंग 2 विंग थे, तो उसने क्या किया, फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने क्या किया, उसने सजेस्ट किया कि अपर हाउस के अंदर तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन जो लोअर हाउस है, यानी जो हमारा आज नेशनल असेंबली है, वो हमारा लोअर हाउस है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो सीट्स हैं वो या रिप्रेजेंटेशन है वो ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए। पहले ड्राफ्ट में क्या बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने क्या किया, उसने कहा 2 हाउसेज होने चाहिए। पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट हाउस यानी अपर हाउस जो आजकल हमारा सेनेट है, और जो लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों विंग्स में से ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ अपोज किसने किया, जो ईस्ट विंग था यानी जो बंगाली थे, उन्होंने इस चीज़ को अपोज कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि दिसंबर 22 में इसी कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट दिया, उस पर वर्क किया, फिर सेकंड ड्राफ्ट दिया। अब सेकंड ड्राफ्ट के अंदर उसने क्या किया, सेकंड ड्राफ्ट के अंदर उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दी दोनों हाउसेज में, यानी अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी। क्योंकि पहला जो ड्राफ्ट दिया था उसमें लोअर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी और अपर हाउस में ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन थी, तो जो था वो बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो सेकंड ड्राफ्ट में उसने क्या किया, सेकंड ड्राफ्ट में उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी इन बोथ हाउसेस में। बट ये बोथ विंग्स की तरफ से क्या हुआ बच्चे, जो है वो इसको क्रिटिसाइज किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर क्या हुआ, मोहम्मद अली बोगरा ने एक फार्मूला दिया जिसको बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर बोगरा फार्मूला। ठीक है बेटा, क्या उसको बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर उसको बोला जाता है बोगरा फार्मूला। ठीक है, ये दिस वन, ठीक है, बोगरा फार्मूला दिया गया। अच्छा, अब जो है वो बेटे बोगरा फार्मूला आया, तो इसने क्या किया, मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया कि जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था, फर्स्ट ड्राफ्ट क्या दिया था, उसने कहा था 2 हाउसेज होने चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस में क्या हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, लोअर हाउस में क्या हो, द बेस ऑफ पॉपुलेशन। तो इसने भी क्या किया, इसने बच्चे क्या यहाँ पे किया, इसने कर दिया जो है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाय कैमरल लेजिस्लेचर सजेस्ट की बोगरा फार्मूला ने, यानी जो अपर हाउस होगा उसके अंदर क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो लोअर हाउस होगा उसमें ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ये किसने कहा था, ये बोगरा फार्मूला। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा क्या हुआ, ये भी फेल हो गया, बोगरा फार्मूला भी फेल हो गया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया 1 यूनिट। अब जो बेटा 1 यूनिट फार्मूला दिया गया था उसके अंदर क्या सजेस्ट किया गया था, उसके अंदर बेटा ये सजेस्ट, क्योंकि उस वक्त जो थी बोगरा फार्मूला के बाद जो असेंबलीज थी वो डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1954 को असेंबली टूट गई थी। 1 यूनिट फार्मूला आया, 1 यूनिट फार्मूला के जो था वो उसमें क्या सजेस्ट किया गया, उसमें सजेस्ट किया गया मर्जर ऑफ ऑल प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट इनटू 1 यूनिट। ठीक है,
इसको इसी वजह से बोला जाता है वन यूनिट फार्मूला। ठीक है, अब ये वन यूनिट फार्मूला क्यों दिया गया था, क्या रीजन थी वन यूनिट फार्मूला की? वन यूनिट फार्मूला क्योंकि जो इशू चल रहा था रिप्रेजेंटेशन का, वो जो था वो बच्चे उसको क्या किया गया, सॉल्व करने के लिए वन यूनिट फार्मूला दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हुआ, और इतने साल जो थे वो डिले के बाद फाइनली 1956 में हमारा जो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, अब उससे पहले जो था वो बच्चे, इससे पहले कि हम 1956 के ये क्लॉज वन बाय वन में डिस्कस करूं, मैं उससे पहले का सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इतना हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी 1946 से लेकर 1956 कितना हुआ, 10 साल लग गए। ठीक है, 10 साल के अंदर हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे, प्रिंसिपल कमेटीज थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी आई, बोगरा फार्मूला आया, वन यूनिट फार्मूला आया, लेकिन वो सब क्या होते गए, वो सब जो थे वो रिजेक्ट होते गए। वो क्यों रिजेक्ट होते गए, क्या रीजंस थी कि वो रिजेक्ट होते चले गए? चले पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से रिजेक्ट होते चले गए। तो बच्चे ये था रूट कॉज और रियल कॉन्फ्लिक्ट। क्या था, अब जो पाकिस्तान 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, तो एक था ईस्ट विंग जो अब करंटली मौजूदा दौर में बांग्लादेश है, जो 1971 के अंदर जो था वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया था, और एक था वेस्ट विंग जो अब करंटली पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब पहले ये दोनों जो विंग थे ये दोनों पाकिस्तान के नाम से थे, एक ईस्ट विंग था, एक वेस्ट विंग था। और ठीक है, अब इसमें जो ईस्ट विंग था उसमें पॉपुलेशन डिफरेंट थी, डिफरेंट उसमें था, और जो वेस्ट विंग था उसमें पॉपुलेशन, उसमें 4 प्रोविंसेस से पंजाब, सिंध, NWFP जो बाद में अभी करंटली KPK के नाम से जाना जाता है, बलूचिस्तान, इनका डिफरेंट साइज था पॉपुलेशन में, इधर डिफरेंट साइज था पॉपुलेशन में। ठीक है, अब ये विंग थे बच्चे, और इश्यू क्या था, पहला था लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन बोथ विंग्स। अब जो दोनों विंग्स थे यानी ईस्ट विंग, वेस्ट विंग, ठीक है, अब क्या था, इनका लैक ऑफ कंसेंसस था। बेटा किस चीज के ऊपर कंसेंसस था, लैक ऑफ कंसेंसस था ओवर लैंग्वेज। यानी जो ईस्ट विंग था, ये वाला जो विंग था, ये कहता था कि बंगाली नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या ऑफिशियल एटलीस्ट, और जो वेस्ट विंग था वो कहता था उर्दू नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ये उर्दू को नहीं मानते थे, ये जो थे वो बंगाली को एज ए नेशनल लैंग्वेज नहीं मानते थे, ये सबसे बड़ा। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स का था। ठीक है, ये कहते थे कि हमें जो है वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, हमें ज़्यादा सीट्स मिले। ये कहते थे हमारी जो विंग है यहाँ पे चूँकि एक सेटअप बनना है गवर्नमेंट का, तो हमें ज़्यादा जो है वो सीट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नेचर इस्लामिक होनी चाहिए, ये सेकुलर होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अगर प्योर इस्लामिक होता था तो सेकुलर विंग उठ के आ जाता था और रिजेक्ट हो जाता था कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर बच्चे वो सेकुलर इन नेचर होता था तो इस्लामिक विंग उठ के आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर दूसरे क्या था, रिप्रेजेंटेशन एट फेडरल लेवल। फेडरल लेवल के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन थी अपर हाउस एंड लोअर हाउस के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा मसला था, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का आने में बच्चे 10 साल लग गए। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि सारा जो था वो गेम क्या चीज़ थी। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने पिछले डॉक्यूमेंट में। ओके बच्चे, अब देखें आपको सारी जो है वो समझ आ गई होगी। अब जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो आया 23 मार्च 1956 में, इसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो थे वो बच्चे 236 आर्टिकल्स थे, ए से मतलब आर्टिकल, और इसके 6 शेड्यूल थे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इसके फीचर्स, और एग्जामिनर इसके फीचर्स पूछता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहली चीज ये थी कि ये ब्रीफ था। ब्रीफ ये था कि ये एक तो 236 आर्टिकल्स थे, 6 शेड्यूल थे इसके, तो इस वजह से इसको ब्रीफ कहा जाता है और रिटर्न कहा जाता है। दूसरी चीज क्या थी, ये फ्लेक्सिबल था। ठीक है, ये नाइदर रिजिड था नॉर फ्लेक्सिबल था, इसमें जो थी वो अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। ठीक है, दोनों हाउसेस के अंदर। उसके बाद ये फेडरल इन नेचर था। अब फेडरल इन नेचर मतलब ये था कि जो दोनों विंग्स थे, अब ईस्ट विंग एंड वेस्ट विंग मैंने आपको बता दिया, दो विंग थे, उनकी यूनिफिकेशन थी। ठीक है, इसमें इस वजह से उसको फेडरल इन नेचर बोला जाता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास पावर्स होती हैं, और दो हाउसेस पर मुश्तमिल जो है वो फेडरल सेंटर जो है वो वर्क करता है, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और इसमें जो पावर्स थी वो दोनों विंग्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। फिर ये यूनिकैमरलिज्म, अच्छा, अब ये बेटा था यूनिबाय, एक होता है बाय कैमरलिज्म। अच्छा, कहाँ थे बेटा? अच्छा, हम यहाँ थे यूनिकैमरलिज्म के, फोर के बाद पार्लियामेंट। ओके, यूनिकैमरलिज्म। अब आपको चूंकि पीछे मैंने सारे जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने आपको बेटा बताया कि जो इशू था रिप्रेजेंटेशन का। अब यहाँ पे यूनिकैमरलिज्म किया गया कि यहाँ पे क्या किया कि एक अपर हाउस बनाया गया, उसके बाद जो थी वो पावर्स किसको दे देगी? प्रेसिडेंट को दे देगी, ठीक है, ज्यादातर जो पावर्स थी। अच्छा, उसके बाद क्या था? जो है वो इस्लामिक कलर था इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम इसकी जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं वो जो है डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्लामिक कलर क्या था। यानी इसके अंदर जो इस्लामिक प्रोविजंस थी वो ऐड की गई थी इस वजह से कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नेम पर जो था वो मार्ज वजूद में आया था। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से मतलब जो था वो बच्चे कि जो है वो पीस फ्रेंडली टाइज जो है वो विद इन यानी इंटर प्रोवेंसेस और सेंटर के और प्रोवेंस के और जो बाहर की कंट्रीज होंगी उनके साथ जो है वो फ्रेंडली टाइज और पीस को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये थोड़े से जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा हो गया है, दो बार ई टाइप हो गया, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो था वो बच्चे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड कंकरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। फेडरल सब्जेक्ट जिनको डील करेगा फेडरल, जैसे जो है वो करेंसी हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, या जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो मैटर्स होते हैं वो हो गया। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ईटीसी। और उसके बाद जो कंकरेंट यानी जो दोनों मिलकर डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो एक चीज थी जो यहाँ पे मैं टाइप करना जो है वो मिस कर गई हूँ, लेट मी टाइप इट। अच्छा, यहाँ पे क्या था? जनरल क्लॉजेस थे कुछ। जनरल क्लॉजेस थे। अब वो बच्चे जनरल क्लॉजेस क्या थे 10 नंबर पर, कि यानी जो सिंगल सिटीजनशिप होगी, कि जो मेंबर होगा नेशनल असेंबली का या फिर प्रोविंशियल लेवल पर होगा तो वो क्या होगा? वो सिंगल सिटीजनशिप होगी उसके पास। लैंग्वेजेस जो थी वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया, बंगाली और उर्दू दोनों को करवाया गया। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो उनकी प्रोटेक्शन का क्या गया, और इमरजेंसी पावर जो थी वो प्रेसिडेंट को दी गई, ठीक है। तो ये था बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो है वो 1962 एंड 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके जो क्लॉजेज हैं वो बेटा हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो यह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।